हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी यूपी पेटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिल जाएगी। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम डेट है, तो आप लोग जो है इसी चलें क्लास स्टार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। छठे नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है क्या? बताइए। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार क्या होता है? तो वहाँ आपका अलंकार हो जाएगा साथियों अन्वय। ठीक है, अन्वय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां आपका अनन्वय अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। चलिए 7वां नंबर, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? तो बुरे भाव से की गई संधि को आपका कहा जाएगा साथियों दुर्भी संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, बुरे भाव से की गई संधि को आपका दुर्भी संधि कहते हैं। 8वां नंबर, बखूबी में कौन सा समास है? तो बखूबी में समास अगर देखा जाएगा साथियों, तो बखूबी खूबसूरती में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, बखूबी से आपका खूबसूरती होता है आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा है? निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय क्या नहीं है? तो केतु का पर्याय देखा जाएगा तो साथ ही यहाँ पे ग्रह नहीं है। ठीक है, झंडा पताका निशान ये सभी के सभी आपके केतु के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, क्लियर से वो ग्रह जो है नक्षत्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, जो प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो प्राप्त न हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अलभ्य। ठीक है, जो प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द आपका अलभ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? बताइए, इनमें से किस शब्द में आपका इल प्रत्यय नहीं है? तो इनमें से आपका जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। तो इसमें से आपका देखा जाएगा तो इसमें इल प्रत्यय नहीं है, तो आपका शामिल में आपका इल प्रत्यय नहीं लगा। ठीक है, जटिल में आपका जटाधन इल, स्नेहिल में आपका स्नेह धन इल, और फेनिल में आपका फेन धन इल में आपका इल प्रत्यय। शामिल में आपका इल प्रत्यय का नहीं उपयोग किया गया है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश के अंत में लग के जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, शरीर के लिए सही प्रयाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना। शरीर, तो शरीर का सही प्रयाची शब्द अगर देखा जाएगा सबसे तन देह गात। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, शरीर के लिए सही प्राची शब्द हमारा हो गया तन देह गात। क्लियर। 14 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, दुबई कितना सुंदर देश है? रेखांकित पद है क्या? सुंदर, सुंदर क्या है? तो सुंदर हमारा जो है विधेय या विशेषण शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सर को इसके बारे में शरीर के लिए परिभाषित शब्दों और अच्छा शरीर का तो हो गया। सुंदर पद आपका जो है विधेय विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। अगला है आपका 14 नंबर, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द आपका देखा जाएगा तो उसको कहा जाता है अग्रज। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए सब आपका अग्रज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 15 नंबर, इस वाक्य को जो है सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। ठीक है, तुम बाहर गए और वह रोने लगा। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या हो जाएगा? तो इस वाक्य का सरल वाक्य हो जाए तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। यहाँ पे देखिए बाहर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ किस शब्द में आपका अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ? तो अ उपसर्ग का प्रयोग आपका देखिए अवाप्ति में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सर को इसका में
तुम अ उपसर्ग का प्रयोग आपका अवाप्ति यानी कि अवधन आपत्ति, अवधन आपत्ति से मिलकर आपका अवाप्ति बना है। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग जो है किसी भी शब्दांश के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं, ठीक है। 17 नंबर, प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा विलोम सही है शब्द है, बताइए। प्रवृत्ति का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपका देखा जाएगा तो निर्वृत्ति होता है, विलोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, उत्तर दीजिएगा अटेंशन। निम्न में से किसमें आपका विरोधाभास अलंकार का प्रयोग क्या है? विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, ठीक है। निम्न में से किसमें जो है विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो विरोधाभास अलंकार का बोध आपका देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे दिया गया है, प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है, प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। प्रस्तुत पंक्ति में आपका विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। जहां वास्तविक विरोध न होकर भी विरोध का आभास हो, वहां आपका विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका विशेषण। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे आपका विशेषण कहते हैं, ठीक है। 20 नंबर है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ होता है रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कलई खुलना यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 21, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए, ठीक है। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए, लौकिक का विलोम आपका अलौकिक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। लौकिक का विलोम शब्द आपका अलौकिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस में हुआ है? तो उपसर्ग और प्रत्यय का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों, सॉरी, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो देखिए क्या दिया है? व्यथित में, ठीक है। व्यथित में आपका वी उपसर्ग है, ठीक है, प्लस आपका मूल शब्द क्या है? अथ आपका मूल शब्द है, और आपका ईत, ईत आपका प्रत्यय है, ठीक है। ये आपका उपसर्ग है, ये आपका प्रत्यय है, आपका मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? तो न्यून शब्द में संधि आपका देखा जाएगा तो साथियों आपका यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। न्यून में आपका यड़ संधि है, नी धन ऊन। क्लियर है सभी को? नी धन ऊन में आपका यड़ संधि है, न्यून हुआ है। अगला प्रश्न आपका 24वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। निम्नांकित निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका वर्तनी के आधार पर सही है? तो वर्तनी के आधार पर सही शब्द की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तात्कालिक। तात्कालिक जो है वर्तनी के आधार पर आपका सही शब्द है, ऑप्शन नंबर बी वाली, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25 नंबर प्रश्न, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकाकित का भावार्थ क्या हो जाए? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोकित का भावार्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोकित का भावार्थ है, काम करने में बहुत धीमी गति, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोकित का सही भावार्थ होगा काम करने के लिए बहुत धीमी गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? निम्न में से कौन आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ठीक है। विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो विराम चिन्ह का प्रकार आपका देखा जाएगा साथियों उपदेशक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। उपदेशक जो हमारा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, मन गढ़ंत का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, ठीक है। मन गढ़ंत का सही सामासिक विग्रह अगर देखा जाएगा तो मन से गढ़ा, ठीक है। मन गढ़ंत यानी कि मन से गढ़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? या करण तत्पुरुष समाज का उदाहरण है, ठीक है। किसका है? तो करण तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 28 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा? शुद्ध वाक्य ना,
तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ठीक है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, आपका शुद्ध वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 29 नंबर। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? बताइए, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। इसमें जो है आपका संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? डिसबर्सिंग अथॉरिटी, इसके लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? संवितरण प्राधिकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। डिसबर्सिंग अथॉरिटी शब्द के लिए सही परिभाषिक शब्द होगा संवितरण प्राधिकारी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 31वां प्रश्न क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड होती है, वर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड को कहते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? 32वां प्रश्न, ठीक है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके चंद बरदाई है। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 33वां प्रश्न क्या देगा? मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश सभी के रचयिता आपके हरवंश राय बच्चन ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34 नंबर। वाक्य में त्रुटिपूर्ण वाक्य का चयन कीजिए। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी को चुनना है, ठीक है। चलिए, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो लीची खरीदने हैं, तो लीची खरीदने हैं नहीं होगा, खरीदनी है होगा, ठीक है। क्या होगा? खरीदनी है। ये यहाँ पे आपकी त्रुटि है, किसमें? सी वाले भाग में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 35 नंबर। नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 6 निश्चित संख्या दी गई है, ठीक है। इनके बीच आने वाले अक्षांशों या लवक को उचित क्रम में लगाइए, जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है ध्यान से देखिए और बताइए। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, ठीक है। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात कहाँ? तो अयोध्या चले गए। वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा, ठीक है। रामचरितमानस के अतिरिक्त, सॉरी ये नहीं होगा, दूसरा वाला तो नहीं है। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कविता रामायण। अच्छा, तो उसके बाद यानी कि लॉ के बाद हमारा क्या लगता है ये आएगा, य, ठीक है। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने अन्य कई पुस्तकें लिखी, जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कविता रामायण, आ, रामल, लान, हच्छू और हनुमान बाहुक प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सा भरा है? दूसरे पे आपका ल आया है, तीसरे पे ल नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। ल आया है, य आया है, और उसके बाद आपका र आया है, फिर आपका वो आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 36 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ बताइए। अमूल और अमूल्य, अमूल और अमूल्य। तो अमूल शब्दों का सही अर्थ आपका जड़ित हो जाएगा, ठीक है। अमूल का सही अर्थ हो जाएगा जड़ रहित, और अमूल्य का अर्थ हो जाएगा कीमती। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37वां। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य के भेदों की संख्या आपकी देखी जाएगी, तो हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक, ठीक है। आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार होते हैं: संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38वां। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? ठीक है, देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द आपका यहाँ पे देखा जाएगा
तो आपका हो जाएगा साथियों जूता। जूता हमारा एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। जो शब्द देश में जन्मे हैं वे आपके देशज कहलाते हैं। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर। जालक का तद्भव क्या है? पता है जालक का तद्भव क्या है? तो जालक, जालक शब्द का तद्भव आपका देखा जाएगा झरोखा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। जालक शब्द का तद्भव आपका झरोखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 40 नंबर। एक तत्सम शब्द है, कौन सा होता है ये? एक तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो एक तत्सम शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है विनती। विनती हमारा जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, कौन सा आपका एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो आपका स स आपका जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, ये आपका उसमें व्यंजन है। कछा तरह के आपके संयुक्त व्यंजन है। यही तो तीन हमारे वर्डों में जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आपका 42वां। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला कहेंगे साथियों आपका वर्णों के संकलन को। ठीक है, वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारा जो दिया गया है साथियों बी वाला ऑप्शन आपका, सॉरी वर्णमाला वर्णों के संकलन को नहीं, ये गलत हो जाएगा। वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, जो मैं बता दूंगा आप लोग वही सही कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा बताइए। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ या ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 43वां। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय पंक्ति में कौन सा रस है? सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय, इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सिंगार रस है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 44 नंबर क्या देगा? बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? बच्चे बूढ़े, तो बच्चे बूढ़े जो है किसमें आएंगे? तो बच्चे और बूढ़े आपके विलोम शब्द युग्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बच्चे और बूढ़े क्या है? एक दूसरे के विलोम में। ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम पूछा है हमसे? बताइए। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपका निजवाचक सर्वनाम है। जो काम स्वयं के लिए किया जाता है वो आपका सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर। उत्तर दीजिए किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में आपका कर्मवाच्य नहीं है? तो कर्मवाच्य की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें आपका कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था वाक्य में आपका कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, कृतवाच्य है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 47 नंबर। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ठीक है, किस वाक्य में आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिए अकर्मक क्रिया, बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था, इसमें आपका अकर्मक क्रिया। उड़ा रहा था आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है, नहीं है। ठीक है, अकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सुस्ताना, सोना और जोर जोर से हंसना, यानी कि ये आपकी अकर्मक क्रिया है। लेकिन उड़ा रहा था आपका क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से। यहाँ पतंग आपका क्या है? कर्म है, तो पतंग को उड़ा रहा है तो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल है? युद्धवीर, धर्मवीर, कर्मवीर या दानवीर? तो वीर रसों के
भेदों में आपका कर्म भी शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो, ठीक है। वीर रसों के भेद में हमारा कर्म भी रस नहीं है, ठीक है। अच्छा, कौन सा रस नहीं है ना, तो देखिए, तो वीर रस के भेदों में आपका कर्म भी जो है हमारा शामिल नहीं है। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, ये सभी आपके वीर रसों के भेद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह क्या कहलाता है, बताइए। तो वह आपका कहलाता है साथियों समुच्चय बोधक। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ, ठीक है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह आपका समुच्चय बोधक कहलाता है, ठीक है। अगला आपका 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन। किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो 6 चरण आपके होते हैं साथियों छपय छंद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। छपय छंद में आपके 6 चरण होते हैं। 4 चरण रोला छंद के तथा 2 चरण आपके उल्लास छंद के होते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी के क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।